हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है। स्टैंडर्ड 11 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? हम लोग स्टैंडर्ड 11 में जर्नल एंट्री पास करना सीखे थे। जर्नल के बाद हम लोग क्या सीखे? जर्नल को लेजर में पोस्ट करना सीखे। हाँ। लेजर के बाद हाँ। ट्रायल बैलेंस बनाना सीखे। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, सीखे थे। और इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल चैप्टर्स जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जरूरत पड़ता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, और कैश बुक, पेटी कैश बुक, सब्सिडियरी बुक्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और क्या पढ़े थे, और भी कुछ अलग अलग एडिशनल चैप्टर जैसे अकाउंटिंग इक्वेशंस और कुछ थ्योरीज, वो सब पढ़े। बेसिकली हम लोगों को करना क्या था, करना क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि हम अपने बिजनेस का एंड रिजल्ट यानी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। ये हम लोग 11th में करते थे फॉर सोल प्रोप्राइटर। किसके लिए करते थे? फॉर सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब पता है? सिंगल हाँ, ओनर वो के लिए। सिंगल। हाँ। सिंगल ओनर के लिए। ठीक है। स्टैंडर्ड 12th में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो कैसे अकाउंटिंग होगा। अकाउंटिंग बिल्कुल वैसे ही होगा फॉर बिजनेस। बिजनेस का अकाउंटिंग बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम लोग स्टैंडर्ड 11 में करते थे। बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में सैलरी पेमेंट हुआ, सैलरी टू कैश। तो बिजनेस का जैसे अकाउंटिंग करते थे सब कुछ वैसे ही होगा। यानी एट द एंड हम लोग क्या बनाते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग क्या बनाते थे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बनाते थे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है। तो ट्रेडिंग पीएल में जो भी प्रॉफिट होता था या जो भी लॉस होता था उसको क्या करते थे? बैलेंस शीट में जाकर कैपिटल में ऐड कर देते थे, है ना। अब क्योंकि वहां पे एक ओनर होता था तो जितने भी प्रॉफिट होते थे वो उस ओनर के अकाउंट में चला जाता था। और ओनर के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते थे? कैपिटल अकाउंट। एम आई ओके गेटिंग इट? तो ओनर के लिए वहां पे कैपिटल अकाउंट होता था तो सारे प्रॉफिट्स उसके कैपिटल अकाउंट में हम लोग जाकर क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। यहाँ पे क्या है कि जो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होगा वो एक ओनर में नहीं बटेगा, वो दो ओनर में बटेगा। ठीक है। अब यहाँ पे दो ओनर है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो इन दोनों के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, कैसे अकाउंटिंग होगा, और भी बहुत सारी बातें छोटी छोटी जो पार्टनर्स के बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के अनुसार, और अकाउंटिंग करेंगे अकाउंटिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार। हेलो, क्लास ले रहे हैं मेरा? अच्छा, क्लास ले रहे हैं, अभी हम कर देंगे। अभी तो 11 बजे तक। हाँ हाँ, घर में। अच्छा ठीक है, जस्ट अ मिनट।
तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होता था वो सिंगल ओनर के कैपिटल में चला जाता था। अब 2 पार्टनर भी हो सकते हैं, 3 पार्टनर भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50 पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 200 पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप में, लेकिन ड्यू टू कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के कारण कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं पार्टनरशिप में। तो इसलिए कंपनी लॉ को ओवर रूल ना हो, इसलिए मैक्सिमम लिमिट कितना है पार्टनरशिप में? 50 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग पहले बात करते हैं कुछ थ्योरेटिकल बात, कुछ फंडामेंटल्स बात, है ना, कि पार्टनरशिप होता क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप। तो देखो, अपने बुक को खोलोगे तो पहला चैप्टर इसमें तुमको मिलेगा व्हाट इज पार्टनरशिप, An association between two persons वहां पे who लिखा हुआ agree to do मिलेगा business. हाँ वही मिल गया, फर्स्ट लाइन ही है सर। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एसोसिएशन ऑफ पर्संस लिखा हुआ मिलेगा, पर्सन नहीं, पर्संस। पर्संस का मतलब क्या होता है थोड़ी देर में बताते हैं। पर्संस का मतलब हम लोग जैसे एक इंडिविजुअल वो तो हैं, होते ही हैं, लेकिन पर्सन का मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ या अकॉर्डिंग टू बिजनेस मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस की दुनिया में कह लो, पर्संस का मतलब क्या क्या होता है। तो पहला इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, दूसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा कंपनी, चौथा AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पांचवा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड छठा लोकल अथॉरिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, लोकल अथॉरिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, एंड द लास्ट आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, समझ में आया? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पर्सन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पर्सन मतलब एक से ज्यादा पर्सन। हेलो, क्लास ले रहे हो? यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है एक से ज्यादा पर्सन्स जब कंबाइंड एक साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं। कैसे शेयर करते हैं? एक एग्रीड रेशियो में। एग्रीड रेशियो कहने का मतलब कि जैसे मान लो हमने और तुमने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और हम लोगों ने ये तय किया कि जो भी प्रॉफिट होगा वो 70% मैं रखूंगा और 30% तुम रखोगे, यानी हमारे और तुम्हारे बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ? 70% इज टू 30%, और इसको कह सकते हैं 7:3। तो जो भी हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है हम लोग प्रॉफिट को उस एग्रीमेंट के अनुसार शेयर करेंगे, या लॉस होगा तो लॉस को शेयर करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए लीगल, कोई भी लीगल बिजनेस। तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन में कहता है पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। क्या बोल रहा है? carried on by all, carried on by all
carried on by all or any one of them Anyone acting acting for all. इसका मतलब क्या हुआ, या तो सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को चलाएंगे, बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज करेंगे, या फिर उन सारे पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर सबके बदले बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज करेगा। ये अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट है कि नहीं सब कुछ मिलके काम करेंगे तो मिलके काम करना होगा, या अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट है कि नहीं दो में से या तीन में से या चार में से कोई एक सबके बदले काम करेगा या दो सबके बदले काम करेगा, तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट वैसा करना होगा, और जो बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो हम लोग अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट एग्रीड रेशियो शेयर कर लेंगे। तो अगर हमारे बीच और तुम्हारे बीच पार्टनरशिप में बिजनेस हो रहा है तो दो बात हो सकता है कि हम लोग अपने आपस में जो भी बातें हैं, टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो हम रिटन एग्रीमेंट कर लें, यानी एक स्टैम्प पेपर पे लिख लें टर्म एंड कंडीशन, और उस टर्म एंड कंडीशन में क्या होगा, तो नंबर 1 डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ द पार्टनर, देखो पेज नंबर तुम्हारे सेकंड या थर्ड पेज पे होगा, पार्टनरशिप डीड है ना, पार्टनरशिप डीड होगा, वहां देखो क्लाउज, ये जो डीड में हम लोग जो भी चीजों को मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 में पढ़ो, Description of the partners, name, description and डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स मतलब वही डिटेल ऑफ द पार्टनर, तो इसको बोलेंगे नेम क्लाउज। पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन क्लाउज भी बोल सकते हैं, ये एक एक क्लाउज है, ये आपके डीड का एक एक क्लाउज है। सेकंड क्लाउज क्या दिया हुआ है, description of the firm, तो जो बिजनेस खोले उसका डिस्क्रिप्शन, यानी आप लोग जो पार्टनरशिप में हम लोग बिजनेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, तो फर्म का क्या नाम होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, ठीक है। और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे जितने क्लाउज आपको डालने हैं वो आपको क्लाउज डालने पड़ेंगे, लेकिन ये दोनों आपके लिए कंपलसरी है कि डीड जब बना रहे तो ये दो तो आपको डालना ही है। इसके अलावा क्लाउज नंबर 3 देखो वहां पे क्या दिया हुआ है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स, अच्छा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हाँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी आपका बिजनेस किस जगह पर स्थित होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी आपके बिजनेस का रजिस्टर्ड ऑफिस या जुरिडिक्शन, जिस आपका बिजनेस का जो ऑफिस है वो कौन से जुरिडिक्शन में आता है वो यहाँ पे मेंशन होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी तमाम वो जरूरी बातें जो पार्टनरशिप बिजनेस में कानून को हमें बतानी जरूरी है और एग्रीमेंट में हमें मेंशन करना जरूरी है, पार्टनरशिप डिड में, जिसे हम लोग एग्रीमेंट को हम लोग डिड भी बोलते हैं, एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिड भी बोलते हैं। वो जो भी जरूरी बातें जो बतानी जरूरी है वो हमें क्या करना होगा, मेंशन करना होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। उसके बाद देखो 4, 5, 6, 7 ऐसे करके कुछ क्लाउजेस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक बार रीड करो क्या क्या क्लाउजेस के एग्जाम्पल है, रीड करो। एग्जाम्पल मतलब क्या क्या, अच्छा नेचर ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ बिजनेस का क्या मतलब हुआ, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब किस टाइप का काम वहां चल, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 5वां क्लाउज क्या है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी आप लोग किस डेट से बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, है ना। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्लाउज होंगे, और आपको भी अगर लगता है कि हमें कुछ क्लाउजेस आपके अनुसार डालना है, जैसे आप चाहते हैं कि बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट में से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से मुझे पहले सैलरी चाहिए, तो आप एग्रीमेंट में उसे इंक्लूड करवाइए। अदरवाइज अगर आपने एग्रीमेंट में इंक्लूड नहीं करवाया और बाद में कभी फ्यूचर में आप सैलरी चाहते हैं तो यू आर नॉट लायबल टू गेट सैलरी फ्रॉम द बिजनेस, आप बिजनेस से सैलरी पाने के हकदार नहीं होंगे,
ठीक है। हकदार नहीं, लेकिन हम लोग हाँ उसका अग्रीमेंट चेंज नहीं करा सकते क्या? हाँ, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है इसलिए। पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए आप हाँ रिटन एग्रीमेंट कर सकते हैं या ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, यानी बिना लिखा, बिना लिखित के। अगर आप और इंसान पार्टनरशिप, अपने हाँ पहले ध्यान से मेरी बात को सुनिए, फिर जो आपका क्वेरीज होगा मैं सॉल्व करूंगा। अगर आप रिटन एग्रीमेंट के द्वारा बिजनेस कर रहे हैं और फ्यूचर में हाँ आपके बिजनेस में आपके पार्टनरों के बीच कोई क्लैशेस हो जाती है, तो उस क्लैशेस हाँ को सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट रिफर करेंगे कि हमारे और आपके बीच में डिड है कि नहीं है। अगर वो ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने डिड में इंक्लूड करवा के रखा है पहले से, तो हाँ अकॉर्डिंग टू द डिड उसका जस्टिस उसका डिसीजन होगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर ठीक है। हमने एग्रीमेंट नहीं कराया है रिटर्न और हम्म। फ्यूचर में किसी टर्म एंड कंडीशन या किसी मुद्दे पे लेकर पार्टनर्स के बीच में क्लैशेस हो जाती है, तब हाँ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हम लोग रिफर करेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो इंडिया में एप्लीकेबल है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसका नाम ही है इंडियन इंडियन अच्छा। पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, यानी आपने डिड बना रखा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, डिड को या एक्ट को? डीड को। डिड को। और अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है, ओरल बिजनेस कर ओरल एग्रीमेंट किया है, तो तब तो अगर फिर कोई इंडियन क्लासेस होगा पार्टनर तो हम लोग किसके रेफरेंस से उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, पार्टनरशिप और एक्ट के अनुसार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हाँ बनता है कि इज डीड पार्टनरशिप डीड इज नेसेसरी फॉर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप बिजनेस? तो आंसर होगा नो, इट इज ऑप्शनल। डीड क्या है? ठीक। ऑप्शनल। डीड इज ऑप्शनल। आप चाहे तो डिड बनवा भी सकते हैं रिटर्न, और आप चाहे तो डिड हाँ नहीं भी बनवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिड नहीं बनवाएंगे तो उस केस में आपके बिजनेस में आपके और आपके पार्टनर के बीच प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट ऑटोमेटिक वहां पे एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, समझ में ठीक आया है। बात? यहाँ तक हाँ समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे अब बात करते हैं कि हम लोगों को पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करना सीखना है। क्या बोला मैंने, एक बार लाइन को रिपीट करना। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हाँ, अकाउंटिंग करना सीखना है। अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग। बेसिक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में सीख लिए थे, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये सब सीख चुके हैं। अभी हम लोगों को ठीक है। कैसे अकाउंटिंग करना है, तो जैसे जैसे लॉ में प्रोविजंस दिया गया है उस अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करना है। यानी लॉ में प्रोविजंस क्या, आपको लॉ में ये नहीं बोलेगा कि गोल्डन रूल कैसे होता है, डेबिट किसको करना है क्रेडिट किसको करना है, ये आपको पहले से मालूम है। ठीक हाँ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ए को मुझे, ए और बी दो पार्टनर है, ए एंड बी दो पार्टनर है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए को सैलरी देना है। तो ए को सैलरी हाँ देना है, तो सैलरी क्या है, खर्च है बिजनेस के लिए, तो एंट्री वही होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। हाँ देना है, अभी दिए नहीं है, तो हमें पार्टनर के कैपिटल में उसको क्रेडिट करना होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। या कभी कभी, कब, वो आगे पढ़ाएंगे, कब करेंट अकाउंट, कभी कभी करेंट अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है, कब बताएंगे करंट आगे। अकाउंट का। हाँ बताएंगे आगे करेंट अकाउंट का मतलब। अभी बस मैं एग्जांपल दे रहा ठीक। हूँ। अब ये सैलरी अकाउंट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, स्टैंडर्ड 11th में हम लोग सारे नॉमिनल को कहाँ ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन ये क्योंकि हाँ पार्टनर का सैलरी है और पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है या लॉसेज है बिजनेस फर्म का, तो वो हम हाँ लोग पीएल में नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। अब पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है वो भी बताएंगे, ये सब टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है। पीएल एप्रोप्रिएशन में ठीक है। ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये लॉ हाँ कहता है कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन आपको बनाना होगा। या पार्टनर को अगर आपको सैलरी देना है, तो सैलरी आपको अगर पार्टनर को देना है या पार्टनर को जिनको लेना है, उसको ये कर्तव्य बनता है कि वो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में एक क्लाउज एंटर करवाए।
क्लाउज का मतलब अभी बता दिए, टर्म एंड कंडीशंस जो भी आपको डिड में लिखवाना है। तो अगर किसी पार्टनर को, अगर कोई पार्टनर चाहता है कि फर्म से मुझे सैलरी मिले, तो उस पार्टनर का यह कर्तव्य है कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बिजनेस, he should enter a clause into the partnership deed, or he should have to make a written agreement regarding that he should get salary from the business. Otherwise, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि नो पार्टनर सेल अलाउड एनी सैलरी और रेम्यूनरेशन। यहाँ तक बात समझ में आया जो भी बात मैंने बताया? यानी अकाउंटिंग करने के लिए हमें लॉ में क्या लिखा हुआ है वो समझना होगा, और लॉ के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होगा, और लॉ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेकर हमें अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी होगी। बस इतना ही है और कुछ नहीं स्टैंडर्ड 12th में। मतलब बात को समझने की बात यह है कि बेसिक्स स्टैंडर्ड 11th में हमने सीख लिया है। अभी हम लोग पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली कैसे अकाउंटिंग करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस की, वो बस सीखना है। तो इसमें क्या क्या हम लोगों को सीखना है मैं वो अब बताने जा रहा हूँ, और ये आप अपने कॉपी में इंडेक्स की तरह लिख लो। जैसे इंडेक्स होता है कंटेंट, वैसे इतना चीज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे, मतलब हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स नेम वाइज दिए हुए हैं आपके, हालांकि वो सब पार्टनरशिप का ही अकाउंटिंग है, लेकिन स्टैंडर्ड 12th में तुम्हारे लिए उसको अलग अलग नाम दे करके वो चैप्टर दे दिया गया है। ठीक है, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। तो ये सब हम लोगों को चैप्टर कंप्लीट करना है। लेकिन ये जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उन सब चैप्टर्स में अकाउंटिंग करने के लिए हम लोगों को क्या क्या सीखना होगा, तो वो मैं अभी लिख रहा हूँ। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ gaining sacrificing ratio। gaining sacrificing ratio। Number 3, valuation of goodwill। एक एक करके इन सब पॉइंट्स को उठाएंगे और सीखते जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर 5, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर 6, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 7, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो मेथड होता है कैपिटल अकाउंट बनाने का, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये सब सीखना है। नंबर 8, बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट तुम पहले से सीख चुके हो, बस यहाँ पे सीखना है, मतलब सीखना है और कुछ
फंडामेंटल्स बातें, इन सभी चीजों को सीखने से पहले कुछ फंडामेंटल बात यानी बेसिक्स बात है जो हमने आज जैसे बात किया फंडामेंटल्स पार्टनरशिप के बारे में कि व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट और पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फिर उसके बाद तुम्हें कुछ बेसिक थ्योरीज पढ़ने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, अकेला तो पार्टनरशिप होता नहीं है, कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। दूसरा लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं। से फॉर एग्जांपल कि हमने और तुमने मिलकर सुपारी किलिंग का एक बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब हम लोग सुपारी लेते थे और मर्डर करते थे, किलिंग करते थे, जैसे दाऊद इब्राहिम करता है। और हम दोनों ने पार्टनरशिप में ये बिजनेस स्टार्ट किया, मुंबई में इसका ऑफिस खोले, प्रकाश एंड सुरखा सुपारी किलिंग एसोसिएशन बिजनेस का हम लोगों ने नाम रखा। और हम लोग सुपारी लेते थे, तुम मार्केटिंग करती थी, हम जो है पर्सन्स को उड़ाते थे, तुम लेके आती थी सुपारी और हम लोग पार्टनरशिप में अच्छा धंधा चल रहा था। एक का मर्डर करने का तुमने सुपारी लिया और पैसा लेके तुम भाग गई दुबई। अब हम क्या किए, जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने गए कि देखिए हम और सुरखाब पार्टनर थे और हम लोग बिजनेस करते थे। तो पुलिस पूछेगा ना किस चीज का बिजनेस करते थे, तो क्या बोलेंगे हम? वही कुछ बोल नहीं सकते, इलीगल रहेगा। इलीगल है। तो सबसे पहले वो मेरे लिए तुमको ढूंढने निकलेगा या सबसे पहले मेरे को पकड़ के जेल में बंद करेगा? जेल में कौन करेगा? हाँ। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, नॉट इलीगल। ठीक है, तो वो सब कुछ फंडामेंटल्स बातें करेंगे, यानी कुछ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। कॉपी में से नोट कर लो। बस इतना हम लोगों को पार्टनरशिप में कवर करना, बस ये सीख जाने के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। चैप्टर का नाम है तुम्हारे बुक में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। अच्छा, हाँ। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, हाँ, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। फिर इसके अलावा एक अलग से चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नाम सुन के लग रहा होगा बहुत टफ होगा, बहुत हैवी चैप्टर होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बट जितना डेंजरस नाम है उतना ही आसान ये चैप्टर है। ठीक है, बात बता दें तो हम लोग ये चैप्टर 1 तुम्हारे बुक में, चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 2 जो है, इन दोनों को बहुत स्लोली पढ़ेंगे बिकॉज दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स फॉर पार्टनरशिप अकाउंटिंग। चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3, 4, 5 और पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी चैप्टर हैं, जितने भी हैं, आई डोंट नो, शायद 3 चैप्टर हैं। इन सब को बहुत स्पीड में, एकदम स्पीड में कहने का मतलब कि बिना समझे नहीं, सब कुछ समझ समझ के, यानी मेरे को जो तुम्हें समझाने में वक्त लगेगा वो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में लगेगा। उसके बाद चैप्टर 3, 4, 5 तुम देखोगे कि आराम से एकदम निकल गया। ठीक है, ये नोट कर लो। और तुम अपने बुक का चैप्टर नंबर 1 यानी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, मैंने जो भी अभी पढ़ाया वो चैप्टर 1 तुम्हें पढ़ाया है। एक बार तुम बस रीड कर लेना, जब तुम अभी रीड करोगे ना तो तुमको सब चीज लगेगा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और रीड करने के बाद अगर तुमको कोई डाउट होगा तो वो डाउट नेक्स्ट क्लास में पहले तुम हमसे कोरोना हो गया, वो डाउट्स पहले क्लियर करोगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट सर। नाइट।